मेरी प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि मैम, स्वागत करते हैं सभी का रैंक प्लस 9th एंड 11th चैनल पे। हमने ऑलरेडी बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आने ही आने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर जल्दी से जाइए और जल्दी से वो वीडियो देख लीजिए। 2x पे देख लेना, ये वीडियो भी 1.5x या तो 2x पे देख लेना, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस फटाफट से नोट डाउन हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखेंगे फटाफट से। हमारे जो भी केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स है ना, ये सारे चैप्टर्स में जो भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अब हमने शॉर्ट सीरीज जो हमने चलाई, वो शॉर्ट सीरीज में हम क्या करते थे, हम सारे एकदम शॉर्ट क्वेश्चंस करते थे, राइट, जो कि एग्जाम में आने ही वाले हैं। अब ये वाले जो सेशन में जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ, वो सारे क्वेश्चंस तो आने ही वाले हैं। अब वो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी मैंने छान के निकाले कि यार इसमें से कौन से आ सकते हैं, इसमें से ये सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग एकदम डिटेल में नहीं करने वाले, सारे खाली ओवरव्यू लेने वाले, बिकॉज आई नो कि आप लोग जल्दी में आए हो, है ना, वीडियो को देखने तो पूरे वाले नहीं हो, पर देखना है आपको पूरा, बिकॉज आपको खाली ना क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि भाई ये करना है कि नहीं करना। फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अब ये तो बहुत ही कॉमनली आज क्वेश्चन रहता है कि कोई भी चेंज ऑफ स्टेट में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, नहीं रहता, और क्यों रहता है, मतलब ये सब रीजन पूछते तो ये हमें पता होना चाहिए। फिर वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट, ये मटका वाला क्वेश्चन तो मतलब इतना रिपीटेड है, ये क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इवापोरेशन के ऊपर है, राइट। इवापोरेशन ऑलवेज लीड टू कूलिंग इफेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको ना केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन यानी कि यहाँ पर मटके का एग्जाम्पल दिया है, फिर आपको कभी स्वेटिंग वाला एग्जाम्पल दे देंगे कि स्वेटिंग के बाद में आपको कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है, तो आपको भी तभी भी सेम चीज़ लिखनी है कि इवेपोरेशन हो रहा है, तो इवेपोरेशन ऑलवेज लीड टू कूलिंग इफेक्ट, बस यही चीज़ है। तो यहाँ पे ना कूलिंग इफेक्ट के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन वो लोग का रहता है फोकस, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर कन्वर्जन वाले न्यूमेरिकल्स तो मतलब कर ही लो, बिकॉज केल्विन टू डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, ऐसे क्वेश्चन तो आते ही है। ठीक है, तो ये कर लेना है आपको। देखो इसमें ना सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको समझने हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे, जानबूझ के मैंने एग्जांपल्स लिखे कि ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, तो आपको उसमें से टाइप पैटर्न समझना है। अब जैसे कि यहाँ पे जो डाइवर है इज एबल टू कट थ्रू वाटर, तो स्विमिंग पूल में उसको थोड़ा ज़्यादा लगता है टाइम एज कम्पेयर टू हम लोग जब ऐसे ही चलते हैं, तो ऐसे ही चलते तब एयर होता है, एयर क्या है, गैस है, राइट। स्विमिंग पूल में वाटर है, वाटर क्या है, लिक्विड है, तो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े ज़्यादा पास में होंगे एज कम्पेयर टू एयर, इसलिए एयर में चलना थोड़ा ईजी होता है एज कम्पेयर टू स्विमिंग पूल। तो यही हमें इधर थोड़ा इंग्लिश में लिखना है, बस यही चीज़ है। तो हमें पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन आए तब। फिर सॉलिड वर्सेस लिक्विड वर्सेस गैस, ये पता होना चाहिए, वो जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है कि इस समय पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, इसमें पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, इसमें पार्टिकल्स ऐसे होते हैं। फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होता है, इसमें मीडियम होता है, इसमें कम होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, फिर एग्जाम्पल के ऊपर, तो ये सब पॉइंट्स हमें रेडी करके जाना, ताकि जब एग्जाम में ऐसे सवाल आए तो हमें सोचने का टाइम ना हो। ठीक है, फटाफट से हम डायरेक्टली लिखते जाए। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, तो ये फिर से अगेन इवेपोरेशन पे क्वेश्चन है। फिर नेचुरल फाइबर पे क्वेश्चन है कि कॉटन क्या है, अपना नेचुरल फाइबर है, वो एब्जॉर्ब ज़्यादा जल्दी करेगा, इवेपोरेशन करेगा, एंड इवेपोरेशन ऑलवेज लीड टू कूलिंग इफेक्ट। तो बस यही चीज़ हमें लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर से वही गैस पार्टिकल्स जल्दी से ट्रैवल करते। देखो यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग, किसी का भी नाम ले लेंगे, सीता, गीता, मोनू, सोनू, जो भी है वो सबका नाम लेके कहानी बनाएंगे कि इसके घर पे ये बन रहा था, छोले भटूरे बन रहा था, स्मेल आ रही थी, और फिर वो स्मेल बाजू वाले रूम में, पड़ोसी के रूम में, हर जगह फैल गई। क्यों ऐसा? बिकॉज जो स्मेल जा रही है वो स्मेल क्या है, वो गैस पार्टिकल्स है। गैस पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर तक फैले होते हैं, तो इसलिए वो जल्दी से ट्रैवल कर पाते हैं। तो बस यही चीज़ हमें लिखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद में परफ्यूम में भी केस बेस लगा सकते हैं, वही सीता गीता का एग्जाम्पल लिखेंगे और फिर बोलेंगे कि इसने परफ्यूम लगाया तो बाजू वाले रूम में क्यों स्मेल आ रही है, तो वही लिखेंगे कि परफ्यूम में क्या है, गैस पार्टिकल्स है, गैस पार्टिकल्स ट्रैवल करेंगे। बस वही अपना आंसर तो वही रहेगा, खाली केस बेस का खाली नाम अलग करेंगे, पैटर्न अलग करेंगे। इसलिए ये सेशन से ना आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा कि वो लोग क्या पूछने वाले हैं। ठीक है,
वीडियो को एंड तक देखना। यस, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज तो हमें पता है ना, फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज में नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, वो होता है रिवर्सिबल, राइट। केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन होता है, इसलिए वो लोग इरिवर्सिबल होता है, रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, अब खाना खा लिया उसके बाद में डाइजेशन शुरू हो गया, उसके बाद डाइजेस्टेड फूड थोड़ी हम लोग रियल फूड में, ओरिजिनल फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो वो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में थोड़े एग्जाम्पल भी करके जाना, ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल ऐसे करके जाना। नैफ्थलीन बॉल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, इसमें सब्लिमेशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा, तो वो लिख कर आएंगे, जिसमें सॉलिड टू गैस डायरेक्टली वो जंप मार के स्टेट चेंज कर लेता है। फिर क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, फिर क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपको ना ऐसा लिस्ट दी जाएगी कि ये मैटर है, उसको आप अलग करो, होमोजीनियस कौन है, हेट्रोजीनियस कौन है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसा होता है, होमोजीनियस का क्या होता है, होमोजीनियस का फीचर्स क्या होते हैं, जिसके आपको पता चले कि हाँ ये होमोजीनियस में डालूंगी, ये हेट्रोजीनियस में डालूंगी, समझ रहे हो। फिर उसके बाद में सेपरेशन टेक्निक्स जो भी है ना एनसीईआरटी में, सारे सेपरेशन टेक्निक्स कर डालो। इवेपोरेशन हो गया, फिर डिस्टिलेशन हो गया, वो सारे जो भी सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, तो ये सारे जो भी एनसीईआरटी में गिवन है वो सब एग्जाम्पल्स के साथ करना है। जैसे कि आपको वो पूछते हैं बटर कैसे निकाले, तो बटर कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द सेपरेशन टेक्निक, सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट। तो ये सब चीज़ ना पता होनी चाहिए। फिर टिंडल इफेक्ट का पूछ लेंगे, टिंडल इफेक्ट क्या है, टिंडल इफेक्ट वही कोलॉइड्स दिखाते हैं ज़्यादातर की, कोलॉइड्स कौन से दिखाते हैं, तो 2-3 एग्जाम्पल कोलॉइड्स के करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंडिंग कॉन्सेंट्रेशन वाले न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ना, मास बाय वॉल्यूम, वो सारे जो होते हैं ना, परसेंटेज निकालना होता है कि कितना परसेंटेज ये सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये सब न्यूमेरिकल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर सल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन, मतलब बहुत ही इजी सा है, पर हम लोग ना इसका डेफिनेशन नहीं पढ़ के जाते, और एग्जाम में डेफिनेशन ही पूछते हो। डेफिनेशन तो आप जानते ही हो कि डेफिनेशन तो एकदम वर्ड टू वर्ड चाहिए रहता है एग्जामिनर को, तो हमें डेफिनेशन करके जाना है कि सल्यूट को कैसे लिखेंगे, सॉल्वेंट को कैसे लिखेंगे एंड सोल्यूशन को कैसे लिखेंगे, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स बाय गिवन अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा कि यार 2-3 एग्जाम्पल तो हमें करके ही जाने हैं, मिक्सचर्स, कंपाउंड, एलिमेंट, ये सब के ना 2-3 एग्जाम्पल फिक्स होने चाहिए। कि जैसे कि अगर आपको पूछ ले कि एलिमेंट के 2-3 एग्जाम्पल करके जाओ, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कोई भी, ठीक है, कोई भी आप एलिमेंट करके जा सकते हो। कंपाउंड बोले तो क्या, कंपाउंड में आप 2-3 एग्जाम्पल करके जाओ, जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। तो ऐसे 2-3 एग्जाम्पल फिक्स करके जाना है, इजी एग्जाम्पल्स निकाल कर जाना है, ताकि एग्जाम में हम अच्छी तरीके से लिख पाए, कोई मिस्टेक ना कर पाए, ठीक है। बेस्ड ऑन विच फैक्टर अ सोल्यूशन इज सेड टू बी डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड। अब ये तीनों के डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स पता होने चाहिए कि डाइल्यूटेड कब बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड कब बोलेंगे एंड सैचुरेटेड कब बोलेंगे। फिर कोलॉइड्स एंड ट्रू सोल्यूशन, फिर सस्पेंशन, कोलॉइड्स एंड सोल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन, ये 3 के बीच में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स पता होने चाहिए, जो एज इट इज एनसीईआरटी में गिवन है, तो वो एक बार नज़र घुमा लेना। फिर गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। मतलब ना अगर आप एक कॉन्सेप्ट करते हो ना, उसके साथ में 10-12 कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छी तरीके से करते हो ना कोई भी कॉन्सेप्ट, जैसे कि अगर आपने एलिमेंट वर्सेस कंपाउंड कर लिया, या मिक्सचर्स वर्सेस कंपाउंड कर लिया, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस एंड वो सारे सब चीज़ कर लिए, सोल्यूशन, कोलॉइड, ये सब चीज़ कर लिया, तो उसके रिलेटेड सारी चीज़ें हो ही जाती है, इनडायरेक्टली हो ही जाती है, एग्जाम्पल्स भी हो जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन फिर करना थोड़ा ऐसा मुश्किल नहीं लगता, ईजी हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, फिर डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू हो चुका है, राइट। चैप्टर आपका ऑलरेडी वहाँ पर शुरू हो चुका था, 2 चैप्टर्स के हमने एकदम क्लियर कर दिए, राइट। 2 चैप्टर्स के हमने कर दिए हैं, दूसरा चैप्टर अभी हमारा चल रहा है, डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब यहाँ पे जो LOCM वाला लॉ है, जो बैलेंसिंग में फॉलो होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो किस में फॉलो होता है, वो बैलेंसिंग करने में फॉलो होता है। जो भी हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, तो रिएक्शन में 2, 3 जो भी लिखते हैं ना, वो नंबर तो क्यों लिखते हैं, बिकॉज यू हैव टू फॉलो दिस लॉ। विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्स द नेम, तो ये भी हमें पता है, राइट। इसका क्या है, कौन है अपनी केमिस्ट्री की बुआ, कौन है केमिस्ट्री की बुआ, इज हु, इज
IUPAC, राइट, IUPAC है तो IUPAC का फुल फॉर्म पता होना चाहिए एंड IUPAC यहाँ पे लिख कर आएंगे। फिर DAT, डाल्टन एटॉमिक, वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है उसके जो पॉस्टुलेट्स है बेटा वो तो करके ही जाने हैं। कुछ 5 पॉस्टुलेट्स है, वो पाँचों के पाँचों करके जाना, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 पॉस्टुलेट्स है, ठीक है, वो सारे करके जाना। ये सारे हमने सेशंस में कर लिए बाय द वे, आप ना वो सेशन देख लेना, यहाँ पे मैं लिंक करवा दूंगी, या तो आप यार वीडियोस में चले जाओ, प्लेलिस्ट में चले जाओ, आपको मैंने केमिस्ट्री करवा रखा है, बायोलॉजी करवा रखा है, आप सारे वीडियोस देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकियों को एकदम अच्छी तरीके से, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, डिटेल होती है जो कोई नहीं बताता, वो हमने सेशन में किए हैं। हर एक चीज़ प्रैक्टिस ऐसा लिख कर किया है, ऐसा भी नहीं कि हाँ चलो रेडीमेड है मैं आपको बोल रही हूँ अरे बेटा ये करना है, बेटा ये करना नहीं, मैंने आपको लिख कर कराया है। इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। अब एटम्स, एटॉमिसिटी निकालने आना चाहिए, तो अब हम लोग 3rd चैप्टर में आ चुके हैं, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर आपको पूछेंगे कि इसमें एटम्स बताओ, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना, तो ये भी हमने सेशन में कर लिया था, क्लास में किया था कि कोई भी कंपाउंड बोलेंगे उसमें आपको बताना है कि इसमें कितने एटम्स है, तो इसका भी ट्रिक मैंने आपको बताया था। फिर डिफरेंशिएट करने आना चाहिए कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, ये भी हमने कर लिया था। करेक्ट सिम्बॉल्स क्या होता है, तो केमिकल सिम्बॉल्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी में ऑलरेडी एक चार्ट गिवन है, वो चार्ट के बेसिस पे ही आपको क्वेश्चन पूछेंगे। कोई भी चार्ट में ना अलग सा पूछ लेंगे, जैसे कि अगर आपको पूछ रहे हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बताइए, तो आपको शायद गलत बोलेंगे कि NaCl2 है, करेक्ट इट, पहले तो बोलेंगे कि ये सही है कि नहीं सही है, तो NaCl2 तो गलत है एकदम, राइट, NaCl होना चाहिए। तो वो आपको पता होना चाहिए कौन सा गलत है कौन सा सही है, और अगर गलत है तो उसको कैसे सही किया जा सकता है। तो ये केमिकल सिम्बॉल्स, केमिकल फॉर्मूले लिखने आना चाहिए। फिर उसके बाद में मोल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, राइट, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाट, n अपॉन n0, n क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आप एक्सपेक्ट करो, ऐसे न्यूमेरिकल्स आने ही वाले हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आना चाहिए। कोई भी आपको एलिमेंट बोले, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, तो क्या करोगे, आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे कि 13 है ना, एल्यूमिनियम का 13 है, तो 13 मतलब क्या 2,8,3, तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तब जाके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। समझ में आ गया। अब उसके बाद में डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड मोलार मास। मॉलिक्यूलर मास मोलार मास के ऊपर है, ऑलरेडी गिवन है एनसीईआरटी में, आप देख लेना। नेक्स्ट, अब आ चुके हैं हम लोग लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें ना आपको पूछेंगे 2 ऑब्जर्वेशन जो कि सपोर्ट करता है, ठीक है, कि एटम्स आर डिविजिबल। तो किसी ने तो ऐसा प्रूव किया था, ये आपको बोलना है। तो ये सब ना मतलब गिवन है ऑलरेडी एनसीईआरटी में, आप कर सकते हो। फिर रुदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट हो गया, जे थॉमसन वाला एक्सपेरिमेंट हो गया। तो जे थॉमसन का तो कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं है, उसका तो ऐसे ही थियोरी है ना, हाइपोथेसिस है, तो वो पता होना चाहिए कि यार उसका क्या ख्यालात था, राइट, कि क्या वो सोचता था कि यार ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, प्रोटॉन ऐसा दिखता है, न्यूट्रॉन ऐसा दिखता है, इलेक्ट्रॉन ऐसा दिखता है। तो जो भी साइंटिस्ट ने स्टडी किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, तो वो लोग ने क्या ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या कंक्लूड किया, ये सारी क्वेश्चन मतलब पूछते हैं। तो इसका आंसर पता होना चाहिए कि ड्रॉबैक्स क्या है, कि रुदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद जो रिजल्ट निकल कर आया उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स है, क्या क्या गलत चीज़ें लिखी गई है, तो वो सब। फिर पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम, तो ये भी बहुत ईजी है। जैसे मैंने कहा कि इस साइंटिस्ट के ऊपर और उनकी थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जे थॉमसन का ले लो, रुदरफोर्ड का ले लो, बोर का ले लो, डाल्टन का ले लो, ये सब के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में आपको ना XYZ वाले पूछेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट एक्स विच कंटेन्स 15 इलेक्ट्रॉन, ये सब मतलब ना उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। इसके बाद में बोलेंगे कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ठीक है, तो इतने प्रोटॉन है, इतने न्यूट्रॉन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दैट एटम। तो बहुत ही ईजी होता है ऐसे क्वेश्चन, घबराना मत। फिर एप्लीकेशंस पूछेंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, अभी जो लास्ट पेजेस ऑफ दिस चैप्टर है उसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के ऊपर है ना पैराग्राफ, उसमें उसके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। तो एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस पता होने चाहिए, जैसे कि यूरेनियम हो गया है ना, तो वो सारे आइसोटोप्स कौन से हैं, उसके नंबर्स एंड उसके एप्लीकेशंस।
तो कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स एप्लीकेशंस है ना अपने टेक्स्ट बुक में, तो वो एप्लीकेशंस कर डालना, ठीक है। एंड कौन सा आइसोटोप कौन से एप्लीकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी कर लेना, बिकॉज इसके ऊपर मैच द फॉलोइंग आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एज आई सेड कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आना चाहिए, और ये कब आएगा, जब आपको एटॉमिक नंबर पता हो। नेक्स्ट, मॉलिकुलर फॉर्मूला, अगेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि केमिकल फॉर्मूला लिखने आना चाहिए। जैसे कि अगर आपको बोले एल्यूमिनियम का बताइए, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का बताइए, तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट कैसे लिखोगे, वो पता होना चाहिए ना। वो क्रिस क्रॉस वाली जो थियोरी हमने पढ़ी थी क्लास में, तो वो पता होना चाहिए। वैलेंसीज पता होनी चाहिए। वैलेंसी कैसे निकाल पाओगे, जब आपको एटॉमिक नंबर पता हो, राइट। तो वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी का भी चार्ट मैंने आपको क्लास में बताया था, है ना। वैलेंसी का चार्ट मैंने आपको बताया, तो वैलेंसी का चार्ट कर लेना, ज़रूर कर लेना। वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से वो चार्ट निकाल कर वो बाय हार्ट कर लेना है, जिससे आपको पूरा केमिस्ट्री का सॉर्ट हो जाएगा। एंड आई होप आपको ये सेशन एकदम वैल्यूएबल लगा हो। बायोलॉजी के तो ऑलरेडी हमने कर लिया, आज केमिस्ट्री के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब आपकी बारी आती है अपने फ्रेंड्स को शेयर करने की, बिकॉज उनका भी भला कर दो यार। मतलब ऊपर वाला देख रहा है, थोड़ा ऐसा अच्छा कर्म करो ठीक है। तो केमिस्ट्री का हो गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ वी आर गुड टू गो फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम। एंड जिनको अभी तक नहीं पता यार, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑलरेडी, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, बिकॉज अभी तो आप 10th स्टैंडर्ड में जाने वाले हो, बहुत सारी नई नई चीज़ें आएगी, नए नए कोर्सेज आएंगे, तो वो सारे नोटिफिकेशंस कैसे मिलेंगे आपको, है ना। आप मिस तो नहीं कर सकते, इसलिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है। ये लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन, या तो आप खाली सर्च करके भी आ सकते हो, रैंक प्लस फैमिली सर्च करोगे तो यू विल बी देयर इन द ग्रुप, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर दिस video, for this session. I hope it was valuable. Keep smiling, keep studying hard. See you all in the next session. Till then, take care. Bye everyone.